नमस्कार, मैं सत्य साहित्य गंगा मंच पर उपस्थित सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम लोगों के साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्राचार्य पद पर शासकीय जेएमसी महिला महाविद्यालय मंडला मध्य प्रदेश से आते हैं। इन्होंने एमए इतिहास में पीएचडी और एलएलबी की डिग्री हासिल कर रखी है। भारतीय साहित्य में इनका योगदान बहुत ही उच्च कोटि का है और हिंदी साहित्य की सेवा में ये अपने दैनिक कार्यों से बहुत ही ज़्यादा समय निकालकर बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। हम लोगों के बीच में आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर साहब से इनकी अनेक रचनाओं पर, इनके जीवन पर और इनकी साहित्यिक जो गतिविधि रहती है उसके बारे में। तो सर, आप अपना परिचय अपने तरीके से दें। मैंने प्रयास किया एक आपका परिचय देने का। स्वागत है सर। जी, आपने मेरा परिचय दे दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूं आपको और पटल को नमन करूं। सबसे मुश्किल होता है अपना परिचय स्वयं दे पाना, क्योंकि उसमें कहीं आत्म प्रशंसा आ जाती है, कहीं अहंकार का भाव दिखने लग जाता है। लेकिन वैसे आपने बता ही दिया। मैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में मूलतः इतिहास का प्रोफेसर और फिर पदोन्नत होकर के पहले 36 वर्ष मैं प्राध्यापक इतिहास रहा और अब फिर पदोन्नत हुए तो आप प्राचार्य के पद का दायित्व निभा रहे हैं। वैसे तो इतिहास विषय है मेरा, लेकिन साहित्य बचपन से ही मुझसे जुड़ा हुआ है और सेवा कर रहा हूँ। पिछले 50 वर्ष मुझे साहित्य की सेवा करते हुए हो गए। तो यूं कहें कि मेरा जो तन है वो तो इतिहास है, क्योंकि रोजी रोटी तो इतिहास के प्राध्यापक के रूप में ही है। मेरी पीएचडी भी उसी में है। कई इतिहास की किताबें भी लिखी हैं, एमए के पाठ्यक्रम में भी चलती है और अनेक सेमिनारों में, राष्ट्रीय सेमिनारों में, शोध संगोष्ठियों में जाकर के शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। पीएचडी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को गाइड भी करता हूँ। कुछ ने अवार्ड भी हो गई कुछ की, तो वो भी है। एमफिल के लिए भी बच्चे डिजर्टेशन करते हैं मेरे अंडर में। लेकिन उसके भीतर, उस तन के भीतर जो आत्मा है वो साहित्य है। और तन के बिना, तन जो है उसके लिए आत्मा की जरूरत होती है, अन्यथा वो तन बेकार हो जाएगा। और आत्मा के लिए तन की जरूरत होती है, नहीं तो आत्मा तो जो है अदृश्य रहेगी। तो तन और मन इस तरह से मेल है। और इसमें एक और त्रिकोण बना हुआ है और वो है म्यूजिक का। म्यूजिक भी बचपन से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। विधिवत बिल्कुल नहीं सीखा, विधिवत नहीं सीखा, लेकिन बचपन में सबसे पहले पिताजी भजन गाया करते थे, उनके सुन करके गाने का लगाव बना। फिर बड़े भाई गा, फिर रेडियो से सुने, फिर टेप रिकॉर्ड से, फिर टीवी से, और अब कराओके म्यूजिक पर पुराने गीत बराबर गाता हूँ। किशोर कुमार जी, मुकेश, रफी, हेमंत कुमार वगैरह के पुराने गीत बराबर कराओके म्यूजिक पर गाता हूँ। सुर, लय, ताल को तो साध ही लेता हूँ। जो मूल गायक है उसकी आवाज और अंदाज को भी मैं पुरुष गायक उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और काफी हद में लोग कहते हैं सफल हो जाते हैं। और लाइव प्रोग्राम्स बराबर होते रहते हैं। आज 1 बजे से एक लाइव ही म्यूजिकल कराओके प्रोग्राम था, 6-7 गाने गाए। और संयोग की बात यह है कि नगर में आज एक बड़ा कार्यक्रम कराओके म्यूजिक का ही हो रहा है। 6 बजे से शुरू होगा, रात में 11-12 बजे तक चलेगा। तो उसमें भी मैं पत्नी के साथ में एक डुएट गा रहा हूँ। पहले भी गाया हूँ, पत्नी भी बहुत अच्छा गाती है। और नगर की इस तरह से म्यूजिकल ग्रुप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो भी मेरी प्रवृत्ति और मेरी अभिरुचि में जुड़ी हुई बात है। तो ये हो गया। ऐसे 9th में पहली कविता लिखी थी। फिर सेकंड ईयर में आया जब, तो तब पहली अखबार में एक रचना छपी। और लाइब्रेरी में जाया करता था तो पत्र देखता पढ़ता था, तो लिखने का अनुराग भी जागा। क्योंकि जो पहले पाठक बनता है और जो अच्छा पाठक बन जाता है, उसके भीतर फिर लेखक बनने की अभिवृत्ति जागती है, वो प्रवृत्ति जागती है। और आज भी मैं पाठक हूँ। और जो पाठक बना रहता है वही फिर अच्छा लेखक भी बन पाता है। और जितना ताजा ज्ञान, ताजी जानकारी, विषय वस्तु, व्याख्या, शब्द, शब्दकोश, भाव आपके पास पहुंचेगा कच्चे माल के रूप में, उतना ही पक्के फिर बेहतर बाहर निकलेगा।
तो व्यक्ति यदि पाठक बना रहता है तो फिर वो अच्छे लेखक बनने की स्थिति में पहुंचता है। व्यक्ति अगर अच्छा श्रोता बनता है तो फिर वो अच्छा वक्ता बनने की राह पर बढ़ता है। और अगर म्यूजिक को गहराई से सुनता समझता है और ईश्वर ने उसे गला दिया है, उसमें गला की भी जरूरत, हालांकि सरस्वती माँ से दोनों चीजें निकली हैं। जो सारस्वत ज्ञान है वो भी माँ सरस्वती ने दिया है, और जो संगीत है वो भी उन्होंने दिया है। तो गला होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई कर सकता। हाँ, फिर उसको लगन से मेहनत से निखारा जाता है, परिष्करण किया जाता है, तो वो दिशा में होते हैं। तो ऐसे 20 कृतियां प्रकाशित हैं, देश भर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। गंभीर और हास्य व्यंग गद्य पद्य दोनों में लिखता हूँ, विविध विधाओं में। देश भर की हजारों पत्रिकाओं में हजारों रचनाएं विगत 50 वर्षों में प्रकाशित हो चुकी। उस समय वो पत्रिकाएं चला करती थी जब 75-76 1975-76 के काल में, कि आज के तो युवा उनके नाम ही नहीं जानते होंगे। तो वहीं से छपने का क्रम जो है शुरू हुआ। मंचों पर भी खूब जाता हूँ, गया हूँ। रेडियो पर खूब सारी वार्ताएं कविताएं आई हैं, टीवी चैनलों में भी बराबर जाता हूँ। तो ये सारा, और अभी तो अब 4-5 साल से ऑनलाइन खूब चल रहा है, तो उसमें भी होता है। अभी परसों ही मंडला में ही एक अखिल भारतीय में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मुख्यालय में हूँ। अभी परसों ही यहाँ एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, उसमें कुछ स्थानीय प्रतिभाओं को भी उसी मंच से सम्मानित किया गया था। तो आपकी दुआओं से मुझे भी उसमें साहित्य का सम्मान मिला। विष्णु सक्सेना जी जैसे गीतकार आए थे यहाँ। तो बस साहित्य का, इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ, साहित्य का भी एक विद्यार्थी हूँ, अक्षर साधक हूँ, लिख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और उत्साह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुतियां हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख सकूं, निरंतर लिख सकूं, छप सकूं, लोगों के बीच पहुंच सकूं। और जो सारस्वत चेतना है, सारस्वत गतिशीलता है, जो सारस्वत सक्रियता है, दोनों रूपों में, अक्षर साधन के रूप में और संगीत साधन के रूप में, संगीत साधने के रूप में, दोनों रूपों में बनी रहे। और महाविद्यालय के दायित्वों के निर्वाह के साथ साथ यहाँ भी समय निकाल लेता हूँ। और बस ये आंतरिक आनंद आ रहा है, वो एक ऊर्जा मिल रही है, एक जोश मिल रहा है, और लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और जो कुछ करता है वही, उसी को लगता है कि हाँ वो जीवित है। नहीं तो आदमी सुस्त हो जाए, कुछ ना करे तो उसको खुद लगने लगता है कि अपने खटखटा के देखेगा कि मैं जीवित हूँ कि नहीं हूँ। तो बस गतिशीलता बनी हुई है, ये है मेरा परिचय। अब और बहुत अच्छा आपने उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। आपने कहा कि पहली रचना आपने कक्षा 9 में लिखी थी और फिर आगे सेकंड ईयर में, और ऐसे फिर आगे क्रम बनता गया। मैं ये हाँ जी। जानना चाहता हूँ कि आपकी रचना, जो आपकी साहित्यिक गतिविधि है, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है? आपको पहले बार लिखने का प्रयास कैसे किया आपने, और हाँ, कैसे आपको उसकी प्रेरणा मिली? साहित्य में स्वप्रेरणा है। अपने से ही पाठ्यक्रम में कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, निबंध पढ़ना अच्छा लगता था। और कहीं से या वहां से अगर पत्र पत्रिका मिल जाती थी तो उसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, मतलब अंदर से ही आनंद आता था। तो वो अपने से ही प्रेरणा निकली। फिर जब कक्षा 9 का विद्यार्थी था, तो पहले तो मैं कक्षा 8वीं तक तो गांव में रहा, तो वहां तो पत्र पत्रिकाएं थी नहीं। लेकिन तहसील लेवल पर पहुंच गया कक्षा 9 से, तो वह नगर पालिका की लाइब्रेरी में रोज जाता था, रोज बैठता था और पढ़ता था। तो वो पढ़ता था जब, तो वहां लोगों की उसमें रचनाएं भी छपती हैं पत्रिकाओं में। तो वो देख करके लगे कि क्यों हम भी लिखें, हम भी छपेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर लिखने की कोशिश की। चूंकि पढ़ता तो था ही, और कहीं ना कहीं से अंदर कुछ साहित्य के बीज तो थे देखिए, तो वो कुछ अंकुरित हुए। एक गीत नुमा रचना लिखी, दिखाई कुछ को लोगों को, कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने खिल्ली उड़ाई, कुछ ने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन मेरा जज्बा बना रहा, पढ़ता रहा, मैं लिखता रहा। और फिर जब फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो फिर जिला लेवल पे पहुंच गया, तो वहां की इस लाइब्रेरी में जाता था। और समाचार पत्रों में भी संपादक के नाम, छड़िकाएं, समसामयिक ऐसी व्यंग्य छड़िकाएं छपती थी। तो फिर उसके लिए लिखने की कोशिश की और मैं छपने को भेजी, तो ग्वालियर के स्वदेश पेपर में एक पहली छड़िका छप करके आई और बहुत खुशी मिली।
और फिर तो ये क्रम जो चला, तो अभी तक वो क्रम फिर बंद नहीं हो पाया है, बराबर वो चल ही रहा है। ये 1977 जैसा 78 की बात कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आपने बोलिए। बताया कि जब पहली बार आपने रचनाएँ लिखी, तो लोगों ने सराहना भी की और खिल्ली उड़ाई। ये हमारे समाज हाँ, की सच्चाई है कि लोग खिल्ली उड़ाने वाले ज़्यादा हैं, लोग टाँग हाँ, खींचते हैं, ये क्यों लिख रहा है? तो उसके लिए आज के युवाओं को और नवोदित रचनाकारों के लिए आप क्या संदेश देंगे, जिससे उन लोगों को ये जो क्षोभ उत्पन्न होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग खींच रहे हैं टाँग, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्या देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास अगर आपको होगा कि आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। आपको वो करने के लिए ठोस तैयारी भी करनी पड़ेगी। पूरा एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग ऐसी कि आप निरंतर पढ़िए, पत्रिकाओं को, जानिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर अभ्यास कीजिए, जिसे रियाज़ करना कहते हैं। और लिखने की कोशिश कीजिए। छपने अगर आप भेज रहे हैं, नहीं छप रही है तो निराश मत होइए। मान लीजिए कि आपकी रचना में कमी थी, जो रचनाएँ छपी हैं उनसे अपनी रचना की तुलना कीजिए, अपने को और सुधारिए, अपने को और तराशिए, क्योंकि असफलता सिद्ध करती है कि अभी सफलता में कमी है, कुछ ना कुछ अभी कमी है, तो और अपने को बेहतर बनाइए। और फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप में रियल में टैलेंट है, रियल में टैलेंट भी होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में हर टैलेंट नहीं होता है, देखिए, है ना? कोई जी, बहुत अच्छा नाच सकता है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा बजा सकता है, कोई बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है। तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना भी होगा कि आप में क्या है। और अगर आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में आपको आपका सही मूल्यांकन कर सकें, तो फिर क्या कहना। बहुत बार बेसुरे लोगों की वाह-वाह कर देते हैं और वो बेसुरे ने बोर करते रहते हैं, लोगों को गाते रहते हैं। कविता के नाम पर जो एबीसीडी भी नहीं जानते, ऐसों की भी तारीफ हो जाती है। अब तो ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र भी मिल जाते हैं, तो वो अपने को जी। महान महाकवि मान लेते हैं और फिर सीखने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हमेशा व्यक्ति को विद्यार्थी बना रहना चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और सफलता का कोई शिखर नहीं होता, बढ़ते चले जाइए और रास्ते खुलते चले जाएंगे आपको। ये महत्वपूर्ण है। और मैं एक और बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि जब मैं मंडला में आया, तब मैं 25-26 साल का था। 2 वर्ष मुझे प्राध्यापक हुए हो गए थे, यहाँ ट्रांसफर होके आया था। और मैं तो चूंकि पहले से ही लिखता था और छपता था, तो यहाँ भी 1-2 साल बाद, 1 साल बाद शादी हो गई। उसके बाद ठीक से जब सेटल हुआ, खाना पीना सब, तो फिर मैंने यहाँ जबलपुर के समाचार पत्रों में भी रचनाएं छपना भेजना शुरू की। मेरी रचना छपने लगी, क्योंकि पहले से ही छप रही थी, वो तो अभ्यास था ही मुझे लिखने का। अब यहाँ जो कुछ वरिष्ठ प्राध्यापक थे, उनको लगा कि ये क्या नया लड़का जो है, ये लिख रहा है, रोज छप रहा है और इसका तो नाम होने लगा, और अपन लोग तो इतने वरिष्ठ हैं और अपन का तो ये नाम नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने गुट बना के मुझे कॉम्प्लेक्स देना शुरू किया। मेरी खिल्ली उड़ाना, मतलब पीठ पीछे खिल्ली उड़ाई, ये मुझे पता चल गया। और जहां उनको मौका लगे तो वहां मेरी, जैसे कहते हैं, टांग खींचने की भी कोशिश करते थे। लेकिन मैं बिल्कुल भी कदापि, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वो वरिष्ठ हैं और एक कनिष्ठ उनसे आगे जा रहा है। 26-27 साल का लड़का, वो 35-40-45-50 साल के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, और कुछ तो हिंदी के ही थे, तो ये इतिहास वाला कहाँ आ गए। तो उन्होंने ऐसी बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं निरंतर नई नई पत्रिकाओं को पढ़ना, समझना, समसामयिक साहित्य से जुड़ा रहना, हर संडे और अन्य जो विशेषांक अखबारों के आते हैं वो, लाइब्रेरी रोज जाना, पत्रिकाएं खरीदना भी, खूब चिंतन करना, अपने को बेहतर बनाना, नई नई विधाओं को सीखना, कमियों को दूर करना, और फिर छपने भेजना मैं निरंतर करता रहा। एक समय ऐसा आया कि वो चुप तो हो ही गए, बल्कि मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझसे सलाह लेने लगे कि वो अखबार पत्रिकाओं में रचना छपने के लिए कैसे करना चाहिए, कैसे भेजते हो, तुम क्या करते हो, हाथ से लिखते हो, टाइप से भेजते हो, कैसे क्या होता है, कौन कौन सी पत्रिकाएं आ रही हैं आजकल। तो मैं नए लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में दमखम है, तो आप मैदान में डटे रहिए। बहुत सारे लोग, कुछ जो आपके अहितैषी हैं वो हितैषी बन करके आएंगे, है ना। कुछ वास्तव में आपको संबल देंगे, कुछ खिल्ली उड़ाएंगे। मेरे महाविद्यालय में ही बहुत वरिष्ठ लोग जो थे, वो मुझे छपास रोगी कहते थे। बोलते ये तो छपास रोगी है, छपने का बहुत रोग है। इस तरह की बातें भी किया करते थे, लेकिन मैं जानता था कि
जब हाथी चलता है तो कुछ भौंकते हैं। तो क्या, जी, मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो साथी है उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप में दम कम है, मैदान में डटे रहिए और अपने को बेहतर जरूर बनाइए और जी, आत्म मूल्यांकन करिए और अपने गुरु खुद बनिए, अपने मार्गदर्शक खुद बनिए। मैं अभी भी अगर गाना गाता हूं तो रिकॉर्ड करके खुद अपनी कमी निकालता हूं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ ठीक आ रहा है। रचनाओं में भी ऐसे ही देखता हूं, समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भटका भी सकते हैं। अगर अच्छे आपको मार्गदर्शक मिल गए, सच्चे, तब तो क्या कहना, लेकिन कम ऐसे मिल पाते हैं। कुछ आपको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स भी दे देंगे, आप अच्छा लिख रहे हैं, अरे अच्छा मजा नहीं आ रहा है। एक ने तो हमें उस समय ये सलाह दी कि ये रचना लिखना तो चाहिए, लेकिन छपने अपने नहीं भेजने चाहिए। मतलब छपने से नाम हो रहा है, मेरा छप रही है तो नाम हो रहा है, तो उन्हें वो कष्ट हो रहा है, तो मुझे मतलब भटकाने के नाम पर सलाह देने लगे। फिर मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा व्यंग तैयार किया है, लोगों का काम है कहना, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। और वो व्यंग जब अखबार में छप करके आया और जब उन लोगों ने पढ़ा तो समझ में आ गए कि मैंने उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारा है। खैर, तो ये साहित्य में और विभिन्न कलाओं की विधाओं में, कला क्षेत्र में ये चलता रहता है। आदमी को बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। बस मेरा ये इतना कहना है। जी। जैसा कि आपने बताया, कविताओं से, साहित्य से आपका लगातार जुड़ाव रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता और जीवन, इन दोनों का पारस्परिक संबंध कैसा है? कविता जीवन कविता, को और जीवन कविता को कितना प्रभावित करती है? देखिए, हम बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये है कि अगर आप संजीदगी के साथ में जीवन जी रहे हैं, गंभीरता के साथ जीवन जी रहे हैं, ऐसा ही फ्री स्टाइल नहीं है, आप गंभीर हैं, वास्तव में जीवन को समझते हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं, जीवन मूल्यों को समझते हैं, अगर आप में बौद्धिकता है, अगर आपकी चेतना है आपके पास में, तो आप जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे। और अगर कुछ लिखेंगे तो उसमें जीवन को दिशा देने वाली बहुत अच्छी बातें भी आएंगी और आपके अनुभव सामने आएंगे जो लोगों के लिए प्रेरणा देंगे। अगर आप बहुत गंभीर हैं जीवन के प्रति, तो आप मेच्योर हैं, तो आप में विवेक है, तो और आपके वे अनुभव दूसरे को वो प्रेरणा देंगे। और जो दूसरे गंभीर रचनाकार हैं, जिन्होंने सही अर्थों में जीवन भी जिया है, समाज को भी जाना है, समाज को भी समझा है, और जिन्होंने बदलते हुए दौर को देखा है, उनका साहित्य अगर आप पढ़ेंगे, उनकी कविताएं अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको एक नया नजरिया मिलेगा, जीने की एक नई दृष्टि मिलेगी। तो कविता वास्तव में जीवन की कला सिखाती है। अगर लेकिन कविता कविता है तो कुछ भी कविता नहीं होता है। नहीं तो जैसे ऐसे भी अब लोग लिख देते हैं, मैं सुबह नींद से जागा, मैंने देखा कि सूरज निकल रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, लालिमा निकल रही है, बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, किसान ने हल कंधे पे उठा लिया, वो भी चला जा रहा है, कुछ पथिक भी दिखाई दे रहे हैं, धुंधल का धीरे धीरे छटने लगा है। ये कविता नहीं है, ये तो ऐसे भी लोग लिख देते हैं। तो कविता कविता होना चाहिए, और कविता अगर कविता है, उसमें देखिए कथ्य होना चाहिए, उसमें कुछ शिल्प होना चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए, उसमें बिंब होना चाहिए, है ना, लय भी होना चाहिए, छंद भी होना चाहिए। हालांकि मुक्त छंद की रचना भी मान्य है, लेकिन उसमें बिंब और प्रवाह, कथ्य, ये सब कुछ होता है। तो ये जब सब होते हैं तो कविता हृदय को स्पर्श करती है। बहुत सारी कविताएं और कहानियां वगैरह और लघु कथाएं भी अभी भी मैं पढ़ता हूँ, तो बहुत बार मेरे भी आंसू आ जाते हैं, लगता है यार लिखा है कुछ, आ जाते हैं, मेरे आंसू भी आ जाते हैं, लगता है यार। जबकि मैं अब इतना वरिष्ठ हूँ और साहित्य से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ ही, तो वो है कि जो दूसरा लगे कि हाँ लिखा है यार कुछ, कहा है कुछ यार, उसके दिल में अंकित हो, उसके विचारों में वो बात पहुंचे, उसको लगे कुछ, उद्वेलन हो उसे, एक उद्दीपन हो। कुछ हो सकता है कोई किसी गलत राय में चला गया हो, तो उसको थोड़ा चेतना सी महसूस होनी चाहिए, अंदर की इंद्रियों को जागने चाहिए, और मतलब इंद्रियों को, यानी ज्ञान इंद्रियों को जागने चाहिए, उसमें कुछ एक स्फूर्ति आना चाहिए, तो लगेगा कि कविता है। माने कविता वो है जो सोए हुए को जगा दे, कविता वो है जो सामने वाले को कुछ चेतना दे दे, कुछ उसे सोचने को विवश करे। और अन्यथा पढ़ के, लेकिन आज हो ये रहा है कि
अगर 100 लोग लिख रहे हैं तो उसमें से 90 लोग तो कभी है ही नहीं है, मैं क्षमा सहित कहूंगा, 10% है। और 10% में भी 2% ऐसे होंगे जो दूसरे की कविता पढ़ते होंगे, केवल वो लिखते हैं और चाहते कि उनकी कविता दूसरा पढ़े और वाह वाह करे, वे किसी दूसरे की नहीं पढ़ेंगे। तो ये प्रवृत्ति बिगड़ रही है, पाठक घटते चले जा रहे हैं और ये दृश्य श्रव्य की संस्कृति चलने लगी है, टीवी इंटरनेट में चलने लगा है ये। वो पुस्तकीय संस्कृति खत्म हो रही है, पढ़ने की संस्कृति खत्म हो रही है, सुनने की भी संस्कृति खत्म हो रही है। जो एक कवि गोष्ठियां ऑनलाइन होती हैं, आप देखिए अपनी सुनाई और गायब हो जाते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। हालांकि सही है कि 10 कविताएं होंगी तो उसमें तो 3 ही कविताएं होगी, लेकिन कुछ तो सुनिए आप। और फिर कमजोर कविता में भी कुछ ना कुछ कई बार निकल आता है, और कल को आज जो कमजोर है कल को वो भी बेहतर बन सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बन सकता अगर वो कोशिश करे, अगर वो सीखे, अगर उसमें लगन है, अगर वो वास्तव में सीखने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये नहीं कहा अब तो हमें फला पटल से हमें साहित्य भास्कर मिल गया, फांसे काव्य रत्न मिल गया, काव्य विभूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, ये नहीं होने चाहिए। ये चीजें प्रोत्साहन दे सकती हैं आपको, लेकिन आपकी गति बंद नहीं होनी चाहिए। और मंजिल पर वही पहुंचता है जिसमें निरंतर गति बनी रहती है। जल में निर्मलता तभी होती है जब निरंतर ताजा जल आता रहे और ये बहता रहे, अन्यथा जल में सड़न होने लग जाती है। तो वही ज्ञान की स्थिति है, वही चेतना की है, वही विवेक की स्थिति। ये जैसा कि सोचता हूं आपने मैं। कहा, जी, बहुत अच्छी बात है। और आपके जो ये साहित्य बोध है इसको प्रणाम, क्योंकि आप जो है समाज को और इस साहित्यिक जगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको सीखने की कोई एक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और लगातार सीखना चाहिए। और आपके सीखना नज़रिए जैसा बंद नहीं करना चाहिए। जी, जैसा कि आपने कहा कि जीवन और साहित्य में क्या, कविता में क्या संबंध है, मैं उस पर एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि कविता से समाज को क्या बदलाव मिलता है और कविता समाज पर कैसे प्रभाव डालती है, साहित्य प्रभाव कैसे डालता है समाज? देखिए, एक समय था जब केवल पुस्तकीय संस्कृति ही अस्तित्व में थी, जब टीवी नहीं था। अब तो टीवी मतलब दरअसल श्रव्य और इंटरनेट की संस्कृति आ गई है। हालांकि पुस्तकें इंटरनेट में भी ढलने लगी हैं, पीडीएफ फाइलों में भी आ रही हैं। तो एक समय था जब कविता ने सामाजिक बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो गीत लिखे जाते थे, जो लेख लिखे जाते थे, और जो वंदे मातरम जैसा गीत लिखा गया, आनंद मठ जैसा उपन्यास लिखा गया, और फिल्मों में भी दूर हटो या दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है जैसे गीत जो लिखे गए, इन्होंने देशभक्ति जगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। देशभक्ति जगाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब धीरे धीरे पुस्तकीय संस्कृति घट रही है, पढ़ने की संस्कृति घट रही है, देखने की ज्यादा आ गई है, मनोरंजन की ज्यादा आ गई है। कहीं रील बना रहे हैं युवा, कहीं इंटरनेट पर क्या क्या कुछ हो रहा है। तो साहित्य से लोग धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं, पत्रिकाएं भी लगभग बंद सी हो गई हैं। और बड़े बड़े घराने जो पत्रिकाएं निकालते हैं, कारपोरेट जगत के लोग, और जो किताबें बड़े बड़े प्रकाशन छापते हैं, वो केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही किताबें छापते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इसमें श्रेष्ठ तत्व है नहीं। अगर उन्होंने सलमान रश्दी की वो से जो हिंदी अनुवाद है सैटनिक वर्सेज, वो अगर आ गया तो वो छापेंगे कि हाँ ये बिकेगा। तस्लीमा नसरीन का लज्जा आ गई तो वो उसको बेचेंगे। क्यों? और विवादास्पद किताबों को बेचेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कमाई है। तो एक तो अच्छा साहित्य जो है कम छप रहा है, और जो लेखक खुद अगर छपा लेता है तो ना उसकी बिक्री हो पाती है, ना उसकी मार्केटिंग हो पाती है, ना वो लोगों तक पहुंच पाता है। और लोग भी किताबें फ्री में भी पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल स्थिति ये है, आप विमोचन के समय किताबें बांट दीजिए और फिर आप अगर 1 महीने बाद पूछिए कि हमारी किताब में आपने कुछ अगर ठीक लगा हो तो आप एक पोस्ट कार्ड पर हमें लिख के भेजें, तो वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसे किताब फ्री में मिली लेकिन नहीं पलटी। तो ये सारी विडंबनाएं तो हैं। इसीलिए साहित्य का उतना प्रभाव नहीं हो पा रहा है।
और साहित्य प्रभावशाली तो होता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद का साहित्य कितना महत्वपूर्ण रहा, और सुभद्रा कुमारी चौहान की वो लिखी हुई है कविता, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, उसने देखिए युवाओं को 58 की बच्चों को क्रांति से परिचित करा दिया। मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास थे देखिए, उन्होंने एक जन चेतना लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं आज भी, मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने इस पथ जाए वीर अनेक। तो आज उतना अच्छा साहित्य आ नहीं पा रहा है, या लिखा तो अच्छा जा रहा है लेकिन वो बड़े प्रकाशकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि उन्हें कमाई किसमें होगी। अगर अमिताभ बच्चन की जीवनी आ गई है, सचिन तेंदुलकर की जीवनी आ गई है, तो वो तो भयानक बिकेगी, भी जानते हैं। तो वो तो छापेंगे उसको। लेकिन अगर मैं ये बातें कह रहा हूं और ये अगर इनको किताब में भी लिख दूं तो प्रकाशक सोचेगा कि ये कौन है, कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी है, ये इनकी किताब थोड़ी बिक जाएगी। मुझे मतलब उन्हें गारंटी होना चाहिए कि अगर वो 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए की कमाई उन्हें दे के जाएगी। वो बागमा फिल्म जैसा नहीं होता तो उन्हें बैठे बैठे अपनी वो लिख दिया और उस पे ऑस्कर अवार्ड और कौन कौन से अवार्ड मिल गए। वो व्यर्थ की बातें हैं, वो रील की बातें हैं, रियल बातें नहीं है। तो रियल बातों में साहित्य जो है थोड़ा सा दूर हो रहा है। हाँ, लेकिन साहित्य में वजन है, साहित्य में गहराई है। अगर एक एक कविता भी आपकी दिशा बदल सकती है, एक कविता भी आपको सोचने में के लिए बहुत विवश कर सकती है, और वो बदलाव भीतर से एकदम बाहर नहीं दिखता। अगर किसी कविता ने, किसी कहानी ने, किसी लघु कथा ने मुझ में संवेदना जगाई है, तो वो एकदम से मैं चिल्लाते थोड़ी फिरूंगा कि मुझ में संवेदना जाग गई, संवेदना जाग गई। वो संवेदना मेरे विचारों में घुस करके मेरे आचरण में दिखेगी, भविष्य में मुझे कुछ बेहतर इंसान बनाने में काम करेगी। तो मैं मानता हूं कि भीतर ही भीतर अच्छे मनुष्यों की रचना करने का काम करता रहता है, मनुष्य बनाता रहता है, बिगड़ों को सुधारता रहता है, अच्छाई को भीतर भीतर जन्म देता बढ़ाता रहता है। और अगर साहित्य ना होता तो अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो गई होती। तो जो कुछ बची हम आशा करते हैं कि वो साहित्य के कारण है, और अच्छा साहित्य छपे इस दिशा में काम होना चाहिए। लेकिन साहित्य ठोस होना चाहिए, साहित्य के नाम पर तमाशा नहीं होना चाहिए, साहित्य के नाम पर उपहास नहीं होना चाहिए। कि रचनाकार कहते हैं हम दोहे लिख रहे हैं, वो दोहा लिखना नहीं जानते। गजल लिख रहे हैं, वो काफिया रदीफ बहरे नहीं जानते हैं। वो कह रहे हैं हम मुक्तक लिख रहे हैं, वो मात्राएं गिनना नहीं जानते। वो कह रहे हैं हम लघु कथा लिख रहे हैं, वो तो कोई उसमें चुटकुला लिख देते हैं, कहीं आत्मकथा लिख देते हैं। लघु कथा के तत्व अलग हैं, सबके अपने तत्व हैं, सबका अपना ठोस है। जैसे कि संगीत में होता है ना, गजल है, भजन है, कव्वाली है, सबका अपना एक पैमाना है ना। उस ढंग से अगर वो होगा तो वो प्रभाव छोड़ेगा। कुछ भी आप अब पॉप म्यूजिक आजकल जो आता रहता है वो कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता है। वेस्टर्न म्यूजिक का यही होता है ना, शोर शराबा वाला। वो हमें, वो केवल हमारे तन को तो हिला सकता है, आत्मा को नहीं छू सकता। तो सही साहित्य तो वो है जो हमारे भीतर पहुंच जाए, ऐसा साहित्य होना चाहिए। है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन इस दिशा में और काम होना चाहिए। और आज जो ये विभिन्न पटल बने हुए हैं उनको इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन पटल, बहुत बार पटल संचालकों को इस साहित्य की गहराई नहीं है पता। 100 लोगों ने गोष्ठी में भाग दिया, 100 लोगों को प्रशस्ति पत्र दे दिए। क्या सुनाया, क्या नहीं सुनाया, क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, इससे मतलब नहीं है, भागीदारी भर हुई। तो क्वालिटी बेहतर हो, मैं कहता हूं कि क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्वालिटी अगर बेहतर होगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। साहित्यकार अगर क्वालिटी वाला होगा कवि लेखक, तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकेगा, ऐसा होना चाहिए। जी। जैसा कि आपने साहित्य का समाज पर प्रभाव बताया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि साहित्य पर ये जो इंटरनेट और जो एक किताबी दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में साहित्य पहुंचा है, इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? साहित्य इससे ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है? उससे साहित्य के प्रचार प्रसार में तो बहुत सरलता आ गई है। सुबह से 50 अखबारों की पीडीएफ आ जाती हैं, पत्रिकाओं की पीडीएफ आ जाती है घर बैठे, और उनको आप आराम से एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं।
किताबें भी, इंटरनेट बुक्स भी आ गई हैं, इंटरनेट मैगजीन्स भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो साहित्य के प्रसारण में या लोगों तक सरलता से पहुंचने में तो आसानी हुई है, लेकिन अब इस पर निर्भर करता है कि मेरे मोबाइल में 100 चीजें हैं, मैं उनमें से कौन सी चीजों का इस्तेमाल करता हूं, इस पर निर्भर करता है। अगर मैं रील देखने में लगा रहा हूं, अगर मैं इंटरनेट में वल्गर चीजें देखने में लगा रहा हूं, अगर मैं यहाँ वहां के डांस और जो कहते हैं वो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं, तो वो उन्हीं में लगे हुए हैं, क्वालिटी नहीं देखते, वायरल होना देखते हैं। तो वो अगर मैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे अखबारों की पीडीएफ आ जाती है, पत्रिकाओं की आ जाती है, और मैं उन्हीं के माध्यम से, मेल के माध्यम से छपने भी उन्हें भेजता हूँ। जो मेरी रचना छपी होती है उनको क्रॉप करके अपने फेसबुक में रिप्रोड्यूस कर देता हूँ, तो वे बहुत सारे दूसरे मेरे जो फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड्स है, उन तक पहुंचती हैं पढ़ने के लिए, और लोग कहते हैं अरे आप अच्छा लिखते हो, आप अच्छा लिखते हो। तो वो उसी डिजिटलाइजेशन के कारण ही तो संभव हो पा रहा। नहीं तो मान लीजिए मेरी कोई कविता साहित्य अमृत में छपी, अब वो छपी और अगर हार्ड कॉपी पुराने समय की होती, तो वो मैं तो एक कॉपी अपने पास रख लेता, और वो पत्रिका की प्रति जिन तक पहुंचती केवल वे पढ़ पाते। लेकिन अभी देखिए सरलीकरण, कि मैंने वो पन्ना का अपनी कविता काटी, क्रॉप की और फेसबुक में डाल दी। अब मेरे जो 2 अकाउंट चलते हैं, 10,000 मेरे फ्रेंड है, अब 10,000 तक वो रचना पहुंच रही है। अगर वो पढ़ना चाहें तो साहित्य अमृत ना खरीदना है ना कुछ है, सरलता के साथ में मेरी कविता पढ़ सकते हैं। तो ये काय के कारण हुआ, वो डिजिटलाइजेशन के कारण। लेकिन इससे एक उसका व्यापकता तो आई है, उसमें एक लोक व्यापीकरण तो हुआ है, लेकिन लोकप्रियता कितनी हुई है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको पढ़ने में लगाव कितना रखते हैं। आप देखिए कि एक कोई आप थोड़ा चटक मटक का फोटो अगर कोई महिला डाल देती है, सैकड़ों लोग लाइक करते हैं, कमेंट वाह वाह क्या क्या करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कविता पढ़ी हुई होगी तो कितने लोग उसको पढ़ के और उसको लाइक करेंगे। जी, तो बिल्कुल, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो जी कवियत्रियाँ अपना फ़ोटो के साथ में रचनाएँ डालती हैं, कुछ कवियत्रियों के साथ तो ऐसा होता है कि उनकी रचनाओं पर कम, उनके जो फ़ोटोज़ हैं, उस पर ज़्यादा कमेंट करते हैं लोग। बिल्कुल। और मैं क्षमा सहित कहूंगा कि कुछ कवित्रियां भी ऐसी होती हैं कि जो लोकप्रियता लेने के लिए, लाइक कमेंट लेने के लिए जान के इस तरह के फोटो डालती, ये बिल्कुल। क्षमा सहित मैं कहूंगा, मैं वो जान जी, नहीं, करके बिल्कुल करती, सच्चाई है, जो सही है वो वो सही लो, है। वो लोगों की मानसिकता का लाभ उठाना चाहती। अभी जो साहित्य की बात हो रही, इतनी गहन चर्चा हो रही, उसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान साहित्यकारों में, वर्तमान गीतकारों में, वर्तमान मंचीय कवियों में आपको कोई ऐसे 3-4 या 5 कवि जो साहित्य सेवा, स्वयं की सेवा नहीं, अर्थ की सेवा नहीं, स्वयं के जो अर्थ है, काम है, मोक्ष है, उसको पूरा करने के लिए नहीं, जो साहित्य की सेवा के लिए अच्छे से कार्य कर रहे हों, जिनके साहित्य समाज पर और साहित्यिक समाज पर उभार ला रहे हैं। देखिए जो बड़े लोकप्रिय कवि हैं इस समय, वो मंचों और यूट्यूब के माध्यम से हमें नजर आते हैं। जी। यद्यपि अच्छा लिख रहे हैं, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अर्थ के प्रति तो गहन अनुराग उनमें है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये विडंबना कह लें आप, चाहे कुछ कह लें। और मैं तो ये कहूं कि ऐसे रचनाकार ना के बराबर ही होंगे, और शायद उन्हें लोकप्रियता भी उतनी नहीं मिल पाएगी जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लिख रहे हो। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे रचनाकारों की अगर एक बात करें, मैं अलीगढ़ वाले अशोक अंजुम को बहुत पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी एक पत्रिका अभिनव प्रयास निकालते हैं, बहुत अच्छा उसमें साहित्य रहता है। वो व्यक्ति खुद भी बहुत साहित्य अच्छा लिखता है, दोहे भी बहुत अच्छे होंगे, नए प्रयोग होंगे उनमें, वो गजल भी अच्छी कहते हैं, गीत भी अच्छी कहते हैं। नीरज जी का भी उन्हें स्नेह मिला है। वो वास्तव में, क्योंकि वो पत्रिका का ज्यादा मूल्य भी कुछ नहीं होता है, और ऐसा उनकी कोई विशेष शर्त नहीं होती है, आपकी रचना की क्वालिटी होगी तो उसमें छपेगी, और उसमें छपना एक अपने आप में ट्रेडमार्क जैसा हो जाता है, अपने आप में वो ब्रांड हो जाता है। एक रामनिवास मानव जी हरियाणा के हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। बीच में उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, उनका बेटा आईपीएस था, उसकी आकस्मिक रूप से निधन हो गया था, शुरू में ही, ट्रेनिंग के द्वारा नहीं।
वो उसके बाद फिर लेकिन अब संभले हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनके दोहे और उनकी लघु कथाएं में विशेष रूप से मैं पढ़ता हूँ। और भी रचनाकार लिख रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अब ऐसे अभी मंडला में विष्णु सक्सेना जी आए थे, बड़े अच्छे गीत सुनाए, लेकिन वो अच्छी अच्छी कीमत लेते हैं, अच्छी खासी वो अपना मंच पर जाने के मूल्य लेते हैं। और YouTube ने लोकप्रियता जिनको दे दी है, वो बिल्कुल अर्थोपार्जन करने लगे हैं। और विडंबना की बात तो ये है कि जो बड़े-बड़े संत महात्मा जो प्रवचन देते हैं और जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें से पारलौकिकता की बात करते हैं, वे खुद अपने उन व्याख्यानों की बहुत मोटी फीस वसूल करते। तो ये सारी विडंबनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी जहां से जैसे भी अच्छी बात मिले उस बात का पर मनन करने चाहिए, उस बात को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे इस समय एक बहुत अच्छी पत्रिका निकलती है जाह्नवी, मैं इस पत्रिका को पसंद करता हूँ, जाह्नवी पत्रिका। और जाह्नवी पत्रिका की खासियत ये है कि वो उन्होंने बिल्कुल भी आर्थिक लाभ के लिए पत्रिका नहीं निकलती है, बल्कि बड़ी मुश्किल से चल रही होगी। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कोई भी उसमें, ना सौंदर्य सामग्री के, ना कोई शराब के, ना कोई सिगरेट के, ना कोई धूम्रपान के या अन्य छिछले उथले कोई विज्ञापन वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए एक ठोस मैसेज देते हैं, अच्छा साहित्य देते हैं, लेकिन उसके ग्राहक नहीं बनते, उसके ग्राहक नहीं बनते हैं। और बहुत सी पत्रिकाएं ऐसी आती हैं, बड़े ग्लेज्ड वो चिकने वाले पेज हैं और उनमें मॉडल्स जो हैं वो विराजमान हैं चटक मटक के साथ, न्यूनतम वस्त्रों के साथ में, और उनकी कीमत 60-60, 70-70, 80-80 रुपए है, उनको लोग खरीद लेते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि हम क्वालिटी को पकड़े, और क्वालिटी उपलब्ध तो है, हमारी दृष्टि में क्वालिटी होना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि में क्वालिटी होगी तो हम क्वालिटी ढूंढ लेंगे। तो है, आपको यूट्यूब में भी क्वालिटी है, इंटरनेट में भी क्वालिटी है, इंटरनेट बुक्स और पत्रिकाओं में भी क्वालिटी है, और अनंत चीजें उसमें भरी हुई है। आप चाहे प्रेमचंद का साहित्य कहें, महादेवी वर्मा का साहित्य करें कहें, हम आप पंखलाल चतुर्वेदी जी के साहित्य कहें या अन्य और दूसरा साहित्य कहें, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, गूगल क्रोम में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उस तरफ उन्मुख हों। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस समय साहित्य की उपलब्धता की कमी नहीं है, हम अनुराग रखें सीखने के प्रति, अच्छा पाने के प्रति, और जो अच्छा पाने की कोशिश करते हैं तो बात वही है कि जहां चाहे वहां राय हासिल हो जाता है। अब तो गांव में बैठा हुआ बच्चा भी इंटरनेट के माध्यम से जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि वो अच्छा पाने का संकल्प ले। हम लोग गांव में थे, पत्रिकाएं देखने को ही मिलती थी, जानते ही नहीं थे, गांव में बैठे हुए हैं, अखबार आते ही नहीं थे गांव में, 13-14 साल तक अखबार नहीं देखा मैंने वहां पर। और वो पास के ब्लॉक से जो सामान खरीद के लाते थे परिवार के लोग, वो पुड़िया, तो वो फाड़ जो पुड़िया बांध देते थे अखबार के टुकड़े में, सामान निकाल लेते थे, वो टुकड़ा फेंक देते, उसी को पढ़ने लग जाते थे, वही अखबार था हमारे लिए। तो अब तो सर बहुत सुलभता आ गई है, लेकिन मनुष्य सस्ता ज्यादा हो रहा है। मनुष्य को सस्ता नहीं होना चाहिए। मनुष्य अगर सस्ता होगा तो फिर वो अच्छी चीजें, मतलब महंगी चीजें, मतलब मूल्य वाली चीजें, मूल्य से मतलब क्वालिटी, नैतिकता, अच्छाई, सच्चाई, आंतरिक पवित्रता, शुचिता, ये इन महंगी चीजों से दूर हो जाएगा। अगर मनुष्य सस्ता हुआ तो ये महंगी चीजें ये हैं। व्यक्ति तो भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है, भौतिक सामग्री के पीछे दौड़ रहा है, और भौतिक दौड़ तो अनंत है। आप दौड़ते रहिए, आप कभी भी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, जमाना और भौतिक सामग्री 10 कदम आगे बढ़ जाएगी आपसे। नए ब्रांड की कारें आ जाएंगी, नए ब्रांड के मोटरसाइकिल आ जाएंगे, नए ब्रांड के टीवी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाएंगे। आप कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? वो तो इतनी तेजी से चल रहा है वैज्ञानिक। जैसा आपकी लगभग 1000 से ज्यादा रचनाएं और अन्य कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप गद्य में लघु कथाएं, देखिए किताबें 20 हैं
और सहयोगी संकलनों में तो 200 से ज्यादा होंगी, और बहुत सारी किताबों में भूमिकाएं दूसरों की जो संग्रह निकले उनमें भूमिकाएं लिखी हैं, समीक्षाएं लिखी हैं, और फुटकर रचनाएं 50 वर्षों में 10,000 से ज्यादा छप गई होंगी। 5-7 हजार पत्रिकाएं तो घर में अभी भी इकट्ठी हैं फुटकर। मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई लघु कथा जो साहित्यिक समाज को या फिर इस समाज को एक संदेश दे, वो अगर अपनी कोई लघु कथा सुनाए तो हमारे दर्शकों को बहुत ही ये साहित्यिक लाभ मिलेगा। दरअसल लघु कथा जो है वो कोई छोटी कहानी नहीं है, अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है। लघु कथा है, छोटी कहानी नहीं है। एक और पूरा एक उसमें दृष्टिकोण भरा रहता है, यानी अपने आप में वो कंप्लीट कथा होती है लघु कथा होते हुए भी। और वो कोई आत्मकथ्य नहीं है, ना कोई चुटकुला है, ना कोई ऐसा ही सपाट बयानी है, बल्कि उसमें कथ्य होता है, उसमें शिल्प होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। मानते हैं कि लघु कथा में अलग से मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए, लघु कथा अपने आप बोले और अपने आप संदेश दे, यानी उसमें संवादों के माध्यम से ही बात निकल करके सामने आए तो सही होगा। देखिए मेरी एक ये लघु कथा सामने आई है, मैं बताता हूँ। सुनो जी, ये जो छत के कोने में ततैयों ने अपना घर बना लिया है, उसको हटा देना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, पर क्या पाप नहीं लगेगा? पति पत्नी बात कर रहे हैं, पर क्या पाप नहीं लगेगा? कैसा पाप? अरे घर तो हमारा है, ततैयों ने तो जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है। हाँ तो हम उनके घर को संडे को हटा देते हैं, ठीक है। और वर्मा जी ने संडे को एक लकड़ी के सिरे में केरोसिन से भीगा कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाकर ततैयों के छत्ते को जला दिया। कुछ ततैयां जल गईं और कुछ बचकर भाग निकली थीं। इस बात को 2 साल बीत गए। परिदृश्य बदलता है और वर्मा जी से आकर एक सरकारी कर्मचारी मिलता है। वर्मा जी, आपका यह मकान सरकारी जमीन पर बना है, इसे 1 सप्ताह में आप हटा दीजिए, नहीं तो इसे नगर निगम का बुलडोजर आकर गिरा देगा। यह लीजिए नोटिस। पर मैंने तो इसे बिल्डर से खरीदा है। उसने आपको धोखा दिया। उसने इसे गैर कानूनी तरीके से बनाया था। यह तो सरकारी जमीन है। वर्मा जी घबरा गए। उन्होंने बहुत भागदौड़ की, अदालत भी गए, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाए भी, पर कुछ ना हुआ। और मियाद खत्म होते ही सरकारी बुलडोजर ने आकर उनका मकान गिरा दिया। वह रो पीट कर चुप हो गए। सरकारी बुलडोजर तो अपना काम करके चला गया, पर वर्मा जी और उनकी पूरी फैमिली अपने टूटे फूटे मकान के अवशेष के पास आकर कई दिनों तक रोते बिलखते रहे थे। वर्मा जी 2 साल पुरानी यादों में पहुंच गए, जब उनके द्वारा ततैयों के घर को उजाड़ देने के बाद ततैयां किस तरह से बदहवास होकर के उस उजड़े घर के चारों ओर चक्कर लगाती रही थीं। वर्मा जी आज ततैयों के दर्द को अपना दर्द मानकर शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे और अपने को अपराधी मानती। बहुत ये सुंदर और हकीकत थी, ये बहुत ही हकीकत थी, संदेशप्रद लघु। ये हकीकत थी, ये हकीकत थी। एक बार ततैयों के एक घर को हमने हटाया था, और ये जब वो ऐसा होता था मुझे बड़ा दुख होता था। और फिर ये अतिक्रमण की ऐसी कोई स्थिति मेरे साथ ईश्वर ने नहीं की, लेकिन देखा कि दूसरे मैंने फिर वो सोचा कि जब लोगों का घर हटा दिया जाता है तो वो भी ऐसे ही फिर तड़पते हैं ये, लेकिन इन जीवों का तड़पना नहीं देख रहा मैंने नहीं देखा। मैं चाहता तो लगा रहने देता। ये फिर दर्द मुझे महसूस हुआ। हालांकि वे इस तरह की लघु कथा को कुछ लघु कथाकार कहने लगते हैं ये तो बड़ी कहानी का प्लॉट है, इसको आपने लघु कथा बनाने की कोशिश की है, इसमें काल दोष आ गया। एक ये बहुत बात चलती है, काल दोष आ गया। वे कहते हैं एक ही काल की रचना होना चाहिए, आपने 2 साल पुरानी में ले गए, वो काल दोष कहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कभी कभी काल दोष इसलिए स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि एक लघु कथा में हम 2 साल बाद की और पुरानी स्थिति को एक साथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि बिना कहे वो कहानी पूरी नहीं होगी और संदेश वो नहीं जा पाएगा। तो भले ही काल दोष आ जाए, संदेश तो जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य संदेश देना भी तो है। अच्छा, तो आप ये अपनी इतनी सारी रचनाएं आपने लिखी, लगभग पुस्तिका से लेकर और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से आपकी क्षणिकाएं, रचनाएं सब मिलाकर लगभग
आपने 15,000 से ऊपर रचनाएं लिखी हुई। हाँ आपको जी। इन सभी रचनाओं को मिलाकर यदि हम ये बांधने का प्रयास करें कि आप किस विधा को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, किस विधा में लिखने में आपको सर्वाधिक मजा आता है, तो आप अपना उस पर परिचय दें कि आप किस विधा के लेखक हैं, यदि वैसे संजो पाए वैसे अपने मुझे आप दो को। वैसे मुझे दोहा लिखना सबसे अच्छा लगता। पहले छड़काएं खूब लिखा करता था, और अभी भी छड़िकाओं का ये है कि अगर आपसे बात कर रहा हूं तो को बात करते करते मैं एक छड़का आप पे बना के सुना दूं। और ऐसे दोहा का भी हो जाता है, दोहा पर भी बहुत नियंत्रण है, तो दोहा बहुत सरलता में लिख जाता हूं। तो वैसे अगर आज की स्थिति में कहें तो दोहे लिखना मुझे सबसे ज्यादा आनंद देता है, और सरलता भी दोहा में लगती है। और लोग कहते हैं कि आप बहुत अनूठे दोहे लिखते हैं, लोग कहते हैं आपके दोहा का जवाब नहीं, लोग ये कहते हैं। और वैसे काव्य गोष्ठी में अगर मैं सुना रहा हूं तो उसमें मुक्तक सुनाना इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें बहुत लय बहुत अच्छी, दोहों को भी मैं लय में गाता हूं, लेकिन मुक्तकों को लय में बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है। चूंकि मुझे क्या गाने का अभ्यास भी है, तो इसलिए मेरा लय पर बहुत नियंत्रण रहता है। और अगर आप रचना सुना रहे हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि आपकी रचना तो वजनदार हो ही, सुनाना भी उतनी वजनदार हो। क्योंकि अच्छी रचना है लेकिन सुना मरियल ढंग से रहे हैं तो वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी। और अगर आप सुना तो रहे हैं बिल्कुल वीर रस के साथ, लेकिन रचना में दम ही नहीं है, तो भी वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, मैं एक मुक्तक सुना दे रहा हूँ, आप कह रहे तो, है ना। जी, जी। और उसमें जो बात है वो आ जाएगी। कहते हैं कि प्यार जब बहुत गहरा हो जाता है तो बिना बोले ही हम अपने प्रिय की बात समझ जाते हैं, वो हमारी बात समझ जाता है। लब नहीं खुले, नजरों से ही समझ में आ जाती है बात कि क्या कहा जा रहा है। तो देखिए कि तेरी खामोश नजरें बोलती हैं, मानता हूं मैं। कि मुक्तक है ये, कि तेरी जी, खामोश नजरें बोलती हैं, मानता हूं मैं। तेरे लब चुप रहे पर क्या कहा पहचानता हूं मैं। तेरे लब चुप रहे पर क्या कहा पहचानता हूं मैं। यही तो है मोहब्बत की अदाएं और खुशहाली। यही तो है मोहब्बत की अदाएं और खुशहाली। वफाओं की दुआओं को हवा को जानता हूं मैं। वफाओं की दुआओं को हवा को जानता हूं मैं। वफाओं की दुआओं को हवा को जानता हूं मैं। एक और सुना दूं, जी, हर बिल्कुल। उम्र में होना चाहिए ये जो मैं कहने जा रहा हूं, कि हृदय की नेह धड़कन को कभी रुकने नहीं देना। कि हृदय की नेह धड़कन को कभी रुकने नहीं देना। कभी अनुराग के फूलों को तुम झरने नहीं देना। समझना प्रेम को तुम साधना, पूजा इबादत नित। समझना प्रेम को तुम साधना, पूजा इबादत नित। कभी विश्वास के एहसास को मरने नहीं देना। कभी विश्वास के एहसास को मरने नहीं देना। बहुत सुंदर एहसास। मैं अभी लालच बढ़ गई है मेरी। मैं चाहूँगा कि आप अगर अपने कुछ दोहे सुनाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो जो बातचीत हो रही थी उसके बीच में जो रचनाओं का रस मिला, तो वो आनंद ही बढ़ गया। मैं चाहूँगा कुछ एक दोहे अगर अपने आप प्रस्तुत करें, तो बहुत कृपा होगी। चलिए चलिए। अच्छा, कुछ जो दोहे सामने आ गए मैं उन्हीं को रखता हूँ। रामचरितमानस कैसे हमारे लिए उपयोगी है, इस पर कुछ लिखा था दोहों के माध्यम से, कि स्वागत। रामचरितमानस पढ़ो, भागे दूर तनाव।
रामचरित मानस पढ़ो, भागे दूर तनाव, रोग शोक संताप के गिर जाएंगे भाव, गिर जाएंगे भाव के पीड़ा दारुण दुख मिटे, दूर हटे अवसाद, रामचरित मानस सदा बड़ा भोग प्रसाद, बड़ा भोग प्रसाद। और देखिए एक और याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा था, लोगों ने पसंद किया कि जाने कैसे हो गए देखो तो अब लोग, जाने कैसे हो गए देखो तो अब लोग, पूजा से सब दूर हैं, चाहे के बल भोग, चाहे केवल भोग, के राम नाम की दिव्यता, रामायण का ताप, इनकी प्रभुता वेगमय, कौन सकेगा माप, कौन सकेगा माप, कि राम नाम की सिद्धता, माने हरदम संत, जो सारी बेचैनियों का कर देते अंत, का कर देते अंत। और ये लिखा था कि सत्ता पाना हो गया कितना अब आसान, पर दफ्तर में प्यून का पद मुश्किल है जान, पद मुश्किल है जान। तो ऐसे दो समसामयिक प्रयोग ले लेते हैं, जो विडम्बना है, विकार है, उन पर प्रहार भी हो जाता है, मैसेज भी आ जाता है। तो कई कई तरह से लिख सकते हैं अपन, प्रेम के भी लिख सकते हैं, और भी कोई भी विषय को समाहित कर सकते हैं। दोहे तो मैं अभी खूब लिखता हूँ जी, बहुत सुंदर जी। आपने प्रस्तुत किए दोहे। आपके प्रवाह और आपकी जो एक साहित्यिक रुचि है और उसमें जो दिव्यता है, उसको नमन। मैं चाहूँगा कि आपकी जो अभी तक की रचनाएँ हैं, अभी तक के पुरस्कार हैं, वे तो सबके सामने हैं। आपकी आगामी कुछ योजनाएँ, कार्यक्रम हाँ जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में अगर आप जी, दर्शकों को बताएँ तो बहुत देखिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब से 6 वर्ष से जब से मैं प्राचार्य हुआ हूँ, जी, समय का अभाव हो गया है मेरे पास में, जी, तो फुटकर तो नियमित लिखता रहता हूँ, लेकिन जो बड़े काम हैं वो सब रुक गए हैं, और अब वो सेवानिवृत्ति के लिए 1.5 वर्ष और बचा है, उसके बाद ही उन पर अमल होगा। बहुत सारी मेरी किताबें लगभग पांडुलिपि के रूप में तैयार थी, लेकिन फिर काम रुक गया प्राचार्य होने के बाद में, क्योंकि वो फिर उतना डेडिकेशन उस तरफ समय भी नहीं मिला। और बहुत सारी फुटकर रचनाओं को फिर संयोजित कर लिया जाएगा। अब जैसे ये दोहे जहां-जहां बिखरे हैं, इनको इकट्ठा कर लिया तो दोहा संग्रह आ जाएगा, या मुक्तकों को इकट्ठा कर लिया तो मुक्तक संग्रह आ जाएगा। तो ऐसा जो इन ये प्रकाशित कराना है, लेकिन अब ये आगामी मान के चलें 1.5 वर्ष बाद ही होगा ये। इसके अलावा कुछ मेरे और एक विशेष मेरी योजना है, और वो है, चूँकि मैं इतिहास का प्रोफ़ेसर हूँ, तो कुछ विषयों पर ऐतिहासिक उपन्यास लिखना। ऐतिहासिक उपन्यास लिखना, ये मेरी योजना में है कि ऐतिहासिक उपन्यास मैं लिखूँ। और चूँकि बहुत इतिहास का सुंदर। प्रोफ़ेसर हूँ तो अच्छी पकड़ भी रहेगी, पृष्ठभूमि भी है, और कहानियाँ वगैरह ये सब लिखता हूँ, तो शब्द और व्याख्या तो है ही मेरे पास में। ये काम होगा तो अपने आप में ये एक रेयर काम माना जाएगा। जो जी, भी बहुत एक बहुत अनूठे विषय पर अगर लिखूँगा,
लेकिन उसमें पहले शोध कार्य जैसी स्थिति बनेगी, संदर्भ जुटाने पड़ेंगे, मटेरियल जुटाना पड़ेगा, किताबें जुटाने पड़ेगी, तो वो लेकिन काम एक बहुत ठोस होगा। और इतिहास के प्रोफेसर के मतलब साहित्यकार और इतिहासकार दोनों का एक मेल उसमें आ जाएगा, तो मेरे लिए एक बहुत खुशी भी होगी और निश्चित रूप से उससे मेरी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे, ये मेरा विश्वास है, अगर वो करने में सफल हो गया तो। जैसा कि आपने कहा, आप इतिहासकार हैं और साहित्यकार हम लोगों के सामने बहुत बड़े और एक आदर्श के रूप में हैं। मैं चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो एक चल रहा है कि लोग औरंगज़ेब वाले मसले पर उनको कुछ साहित्यकार ये मानते हैं कि उसने बहुत भारत को यूनाइट करने का कार्य किया, उसका साम्राज्य बहुत बढ़ाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मंदिरों को विध्वंस किया, हिंदुओं के लिए बहुत खतरा था, जो कि काफ़ी हद तक सही मुझे भी लगता है। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैं ये समझने का प्रयास करूँगा, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है कि औरंगज़ेब किस प्रकार से दिखाया गया और इतिहासकारों ने किस तरीके से उसको महिमा मंडित किया या फिर उसका अवलोकन किया? औरंगजेब बहुत कट्टर था और बहुत धर्मांध था, इसमें कोई शक नहीं। मंदिरों मूर्तियों का विध्वंस उसने जबरदस्त ढंग से किया और उसके बारे में ये कट्टरता जो दिखाई जाती है वो पूरी तरह से सही है। कुछ जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, तथाकथित, वो वोट की राजनीति के कारण अनावश्यक रूप से औरंगजेब का पक्ष लेते हैं। एक तो इसमें वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहासकार बैठे रहते हैं, वो करते हैं ये गड़बड़, और जेएनयू और डीयू और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, कुछ इतिहासकार, इतिहास के प्राध्यापक, ये सब लोग उन मुस्लिम शासकों को महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं और उनकी कमी को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कट्टर के रूप में जाने गए हैं और वास्तव में कट्टर थे भी। तो अब हकीकत अगर सामने आ रही है तो उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, जो कुछ हुआ वह तो हुआ और वो यथार्थ है कि जो कुछ औरंगजेब के बारे में कहा जा रहा है उसमें कदापि भी अनुचित नहीं है, बहुत कट्टर था और यहाँ तक कि उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो जो अभी छावा फिल्म में दिखाया गया बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है, उसमें कहीं से कोई और यूनाइट नहीं, वो केवल अपने राज्य को बढ़ा रहा था, अपने जी, हित वही के लिए कर साम्राज्य रहा था, विस्तार। उसमें यूनाइट करने जैसी कोई स्थिति नहीं, अपने राज्य को बढ़ा रहा था और नहीं, यहाँ कुछ तक कि वो वामपंथी इतना ये कहते हैं सर, कुछ वामपंथियों का ये कहना है और कुछ जो आपने तथाकथित सेकुलर इतिहासकारों का नाम लिया, वे ये कहना चाहते हैं कि अशोक और चंद्रगुप्त और इन लोगों के बाद में एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को एक साम्राज्य में बांधा, तो उनका ये कहना तो वही गलत हो जाता कि वो दक्खन जिसको कहते थे वहीं आकर फेल हो जाता था बार बार, फिर भी लोग उसको महिमा मंडित करने का कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई एक पतली गली निकाल रहे हैं। देखिए, जहां तक चंद्रगुप्त और अशोक की बात है तो इनके राज्य में समस्त प्रजा के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था, यहाँ एक जी, समान व्यवहार होता ही नहीं था। तो फिर जो अपने प्रजा में भेद करता है धर्म के आधार पर, वो जन कल्याणकारी नीति उसकी हो ही नहीं सकती। तो फिर उसके राज्य की प्रशंसा व्यर्थ है करना, वो केवल अपने साम्राज्यवादी नीति का पुजारी था, अपने साम्राज्य में एन केन प्रकार वो वृद्धि करना चाहता था और बहुत ढोंगी किस्म का था कि साम्राज्य के लिए, राज सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए उसने अपने तीनों भाइयों को मरवाया, अपने पिता को कैद किया और सबके सामने बैठ करके टोपियां बुना करता था कि इससे जो आय होगी मैं तो उससे पेट भरूंगा। अगर ये टोपियां भरने से पेट भरना था तो वो सिंहासन किसके लिए था, वो सत्ता किसके लिए जी, थी, बिल्कुल। वो कोष किसका था और इतने बड़े साम्राज्य की हवस किसके लिए थी। ये केवल ढोंग पाखंड से ज्यादा अधिक ये कुछ नहीं है और जो कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में वो सही है। मैं चाहूँगा कि आप अपने स्वयं के बारे में बताएँ कि आपको अपने इस कार्यक्रम
और इस शैक्षिक और साहित्यिक दोनों जीवन के बीच में तारतम्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा परिवार में किसका सहयोग मिला, जिससे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से इसमें बांधे रह सके? सबसे सबसे ज्यादा क्या, 100% मुझे जो सहयोग मिला वो पत्नी का मिला। अगर वो पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ना संभाले होती तो मैं बिल्कुल फ्री होकर के, निश्चिंत होकर के सृजन नहीं कर पाता, और मैं दूर दूर कार्यक्रमों में जाता था, कई कई दिन में लौटता था। पहले तो बहुत ज्यादा जाता था, अब प्राचार्य के कारण छुट्टी नहीं मिलती, मुख्यालय नहीं छोड़ पाता। तो वो निश्चिंत, मैं तभी इसलिए निश्चिंत रहता था क्योंकि वो हर प्रकार से संभाले रहती थी। और यहाँ तक कि मतलब मैं अपने प्रति भी बेखबर हो जाता हूँ, तो वो मेरी भी देखभाल कर लेती हैं, चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। तो और जो भी मेरी व्यक्तिगत जरूरत होती है, मैं नजरअंदाज करके यूं ही घसीटता रहता हूँ, तो वो सारी उन जरूरतों को और उस स्तर को भी मेंटेन करने के लिए लगी रहती हैं। चूंकि वो भी पहले महाविद्यालय में पढ़ाई है, गेस्ट फैकल्टी में अस्थायी रूप से, और टीवी न्यूज रीडर भी वो रही है, और एमए मेरिट होल्डर है। तो सारी कुछ क्वालिटीज उनमें है, एक पढ़े लिखे समझदार की। कार भी ड्राइव करती हैं, वो आगे टू व्हीलर तो आप छोड़ दीजिए। तो हर तरह से सी इज परफेक्ट। तो पूरी जिम्मेदारियां वो बड़े परफेक्शन के साथ में निभाती थी, निभाती हैं और निभाती रहेंगी। और मैं अपना इसलिए सृजन में कर पाता हूँ, और मेरी रचनाओं पर वो चर्चा भी करते हैं। तो कमी भी अगर उन्हें लगेगी, कहीं असहमति भी लगेगी, तो वो बोल देती हैं। और वो इस रूप में अच्छी पाठक भी हैं, पर अच्छी प्रशंसक भी हैं, हौसला भी बढ़ाती हैं। तो ये परिवार में पत्नी ने जितना योगदान दिया, अगर वो नहीं होता योगदान, और मैं कॉलेज से लौटा और सब्जी लाना है, तेल लाना है, किराना लाना है, तो फिर मेरा सृजन एक तरफ रखा रहे। अब मैं इस बातचीत के कार्यक्रम को आखिरी छोर पर लाता हूं, और मैं जानना चाहूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों के लिए अब क्या संदेश देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि आप अपने विचारों से और अपने माध्यम से इस राष्ट्र में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो मैं यही दूंगा कि भाई समय का उपयोग करो, अच्छे बनो, ज्यादा धन दौलत के पीछे मत दौड़ो, भौतिक साधनों के पीछे मत दौड़ो, संकीर्णता त्यागो, अपनापन बढ़ाओ, सौहार्द बढ़ाओ, नैतिकता अपने भीतर की जागृत करो, शुचिता जागृत करो, और सच्चाई, अच्छाई, मानवीय मूल्यों के प्रति एक मन में तेजस्विता लाओ, अच्छे इंसान बनो। और असली व्यक्तित्व यही है। रंग रूप और बहुत सारे अच्छे वस्त्र पहन लेना, फैशन डिजाइनिंग, बॉडी बना लेना, ये व्यक्तित्व नहीं है, ये उसका एक क्षणिक रूप है। वास्तविक व्यक्तित्व तो व्यक्ति के गुणों की आभा होता है। तो अच्छा व्यक्तित्व बनाइए, अच्छे इंसान बनिए, मैं यही कहना चाहूंगा। ज्यादा धनी नहीं बन सके कोई बड़ी बात नहीं, ऊंचे पद पे नहीं पहुंच सके कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान अगर बन गए, तो आप समझ लीजिए आप समृद्ध हो गए हैं, सच्चे अर्थों में आप संपन्न हो गए हैं। भौतिकता के पीछे बहुत न दौड़ें, उतना ही, और भौतिक सुखों को, फैशनेबल आइटम्स को, और जो बाजारवाद का समय है, तो उसके पीछे अंध दौड़ न करें। जितना जरूरी है उतना समय के साथ चले, लेकिन अंध दौड़ न लगाएं। एक बात, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ राष्ट्र के लिए, यही है कि देखिए, भारतीय संस्कृति के फिर से पुनर्जीवन का एक परिवेश तो बना हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो पुनर्जीवन जो हो रहा है, और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय मान्यताएं फिर से आ रही हैं। आना तो चाहिए, लेकिन शांति के साथ आना चाहिए, प्रेम के साथ आना चाहिए, मतलब सृजन के साथ आना चाहिए, विध्वंस के साथ नहीं। क्योंकि डंडे के जोर पे जो कुछ होता है, वो जो कुछ है उसको नष्ट और करने में भूमिका निभाता है। तो पॉजिटिव ढंग से, जैसे अपनी हम लकीर बड़ी करते हैं, तो बड़ी एक ये हो सकती है कि दूसरे की लकीर को हमने मिटा दिया तो हमारी लकीर बड़ी हो गई, या अपनी हमने बड़ी खींच ली। हम अपनी लकीर बड़ी करें, ऐसा हम अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता सामने रखें कि अपने आप नई पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ती जाए, उसकी ओर उन्मुख होती जाए, ये जरूरी है।
और पाश्चात्यता और नग्नता और अश्लीलता, फूहड़ता और ये जो खास करके लड़कियां, युवतियां जो रील जिस तरह से बना रही हैं, वो भारतीय नारी की परिधि में नहीं आता है। नारी को क्या क्या हम कहते हैं, हम साहित्यकार, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम रीलों में देखिए क्या क्या, केवल लाइक और कमेंट के लिए, उसमें शायद कहते हैं कि पैसा भी मिलता है, लेकिन ये नग्नता, ये फूहड़ता, ये अगर नारियां बंद कर देंगी तो फिर कहां से कौन देखेगा? आपकी इच्छा कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई चीज सप्लाई नहीं होगी तो फिर अपने आप का मन जो है वो चाहे व्यवस्था में सही नियंत्रित तो हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है इस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, है ही नहीं है, कुछ नियंत्रण होना चाहिए। ये जो घर में हमारे हाथ में मोबाइल है, अब आप देखिए बच्चों के हाथ में है ये, पता नहीं इससे क्या क्या गलत असर पड़ रहा है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन होना मुश्किल लग रहा है, ये भी मैं कह दूं। अगर सब व्यक्ति और हम अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को परिपक्व बना लें तो खुद ही गलत चीजों को टच नहीं करेगी। ये अगर हो जाए तो फिर क्या कहना, इसी को सामाजिक क्रांति कहते हैं, वैचारिक क्रांति कहते हैं। ये हो जाए बहुत अच्छा है। सर समापन करते हैं। आप हम लोग सभी लोगों के बीच प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, मंडला मध्य प्रदेश से जुड़े, उन्होंने अपने विचारों से सत्य साहित्यिक गंगा मंच को सम्मानित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। आप